गई थी। पीएम ने अपने द्वारा पुलवामा के मार्टियर्स को सबक सिखाने के नाम पर वोट मांगे थे। वहीं पर योगी जी के द्वारा कहा गया था कि आर्मी मोदी जी की सेना है। कुछ इसी प्रकार की हरकतों के चलते हुए विपक्ष के द्वारा वर्ष 2023 में मोदी सरकार के द्वारा सेना का चुनाव में या सेना का पॉलिटिसाइजेशन किए जाने के ऊपर इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी की गई थी। ऐसे दौर में जब इस तरह की घटनाएं और घटनाओं के समकक्ष राजनेताओं की बयानबाजियां होती हो और उस विषय पर दुनिया चर्चा करती हो कि इंडिया का अपोजिशन इस विषय पर सत्ता पक्ष को टारगेट करता है कि ये आर्म्ड फोर्सेस का यूज चुनावों के नाम पर करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, इंडियाज मोदी टैप्स इनटू टाइड ऑफ नेशनलिज्म सेंटिमेंट एज इलेक्शन लूम्स। ऐसी बातें वॉइस ऑफ अमेरिका के द्वारा 2019 के इलेक्शंस के बारे में लिखी गई थी। अब 2024 के चुनाव होने वाले हैं और सुर्खी बनती है 10,000 सोल्जर चाइनीज बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। आप यहां पर सुर्खी देख सकते हैं, इंडिया टू सेंड 10,000 मोर ट्रूप्स टू बॉर्डर विद चाइना। अब ऐसी जब सुर्खियां आती हैं तो बड़ा प्रश्न यह बनता है कि क्या वाकई में कुछ ऐसा है या फिर भारत के द्वारा यह एक रेगुलर प्रैक्टिस है जिसे किया जा रहा है। आज के सेशन में आप इस बात को विशेष रूप से जानने वाले हैं। सिलसिलेवार तरीके से सारी बातों को शुरू करेंगे और अंत तक आपको बताएंगे कि यह भारत की एक रेगुलर प्रैक्टिस है या फिर चुनाव से पहले किए जा रही कोई विशेष प्रकार की प्रोपेगेंडाबाजी है जिसके चलते चुनावों में सरकार का नेशनलिस्ट होने का जो तरीका है वो और ज्यादा दृढ़ होकर सामने आ सके। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में जानते हैं, 2019 तक जब पुलवामा अटैक हुआ उस समय भारत और पाकिस्तान की जो शत्रुता थी वो फिर एयर स्ट्राइक पर जाकर खत्म हुई। लेकिन उस एयर स्ट्राइक का परिणाम यह निकला कि पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल हो गया। खुद यहां के पीएम बाहर निकलकर आए और कहने लगे कि हम लोग बिल्कुल बैंकरप्सी के कगार पर हैं। और जब भारत जैसा देश किसी दूसरे मुल्क को कंगाल हालात में देख ले तो हम उसे अपने बराबर का नहीं पाते। और यही कारण है कि 2019 के बाद से हमने पाकिस्तान का उपयोग अगर मनोरंजन में किया हो तो ठीक है, अदरवाइज पाकिस्तान के साथ बॉर्डर क्लैशेस को लेकर के कोई ज्यादा सलाह मशविरा हमने नहीं किया है। इग्नोरेंस में डाल दिया है कि तुमसे तो आजकल हमारे देश के लोग भी कंपटीशन करके खुश नहीं है कि 2 पाकिस्तानी मार दिए तो बोले व्हाट्स न्यू इन इट, बोले इसमें कुछ खास नया दिख नहीं रहा है, तो ठीक है जाने दीजिए, उनको उन्हीं के हाल पर छोड़ दीजिए। लेकिन इसी बीच में जब आपको यह खबर हो कि भारत और चीन के बीच में, क्योंकि ये 2 बड़ी वो इकोनॉमीज हैं, दूसरे नंबर की और 5वें नंबर की दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, एशिया पैसिफिक में दोनों ही अपने प्रभुत्व को लेकर दबदबा करती हैं। और ऐसी स्थिति में 2 बड़ी महाशक्तियों के बीच में जिनकी जनसंख्या पहले और दूसरे नंबर पर आती हो, 3 जगहों पर सीधे सीधे क्लैशेस होते हो। वेस्टर्न सेक्टर जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल क्षेत्र से जुड़ा है, सेंट्रल सेक्टर जो कि सिक्किम से जुड़ा है और ईस्टर्न सेक्टर जो कि अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा है। कश्मीर का एक हिस्सा जिसे चाइना ने अपने द्वारा 1962 में कब्जा कर लिया था, जिसे आप अक्साई चिन के नाम से जानते हैं, वहां से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश के बीच में आए बाए कभी ना कभी हमें यह चर्चा सुनने को मिल जाती है कि भारत और चीन एक दूसरे के आमने सामने आए हुए हैं। बाय द वे आपको यह ध्यान होगा कि भारत और चीन का एक दूसरे के आमने सामने आना कोई एक इत्तेफाक नहीं था, चाइना के द्वारा की गई एक गुस्ताखी थी। वर्ष 1962 में भारत और चीन के बीच में जब सबसे पहला संघर्ष शुरू हुआ, जिसके चलते चाइना ने भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, वो भारत के साथ हुआ एक विश्वासघात था। भारत तो चीन के साथ में बहुत ही अच्छा व्यवहार हिंदी चीनी भाई भाई का निभा रहा था, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री चीन के प्रति बहुत नर्म रवैया रखते थे। नेहरू जी का मानना था कि भारत और चीन चूंकि समकक्ष हैं, एक ही समय विदेशी दासता से आजाद हुए हैं, दोनों को ही एक जैसी परिस्थितियों से लड़ना है। ऐसी स्थिति में क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर भाई भाई और मित्रवत तरीके से रहें, एक दूसरे के साथ बढ़िया व्यवहार रखें और दोनों ही एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स पर किसी भी प्रकार का इंटरफेयर ना करते हुए पंचशील के सिद्धांतों की पालन करें। पंचशील के सिद्धांतों का मतलब है कि हम लोग एक दूसरे का म्यूचुअल रेस्पेक्ट करेंगे, आंतरिक मसलों पर किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, हर देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरी तरह सम्मान करेंगे,
सम्मान, व्यवहार और परस्पर लाभ के लिए काम करेंगे। कोई भी एक दूसरे पर अटैक नहीं करेगा और आराम से हम लोग मिलकर के रहेंगे। यह भारत और चीन के बीच में हुआ 1954 का वह समझौता था, जिसके बाद भारत एकदम चीन से बेफिक्र था, यह मान करके कि चाहे जो भी हो हमारी चीन से कभी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो हमारा आजादी के साथ ही संघर्ष शुरू हो गया था। चीन के साथ हम अपने बॉर्डर्स को एकदम सुखी से मानते हुए चल रहे थे। लेकिन यही चीन 1962 में हमारे ऊपर तिब्बत के विषय के चलते हुए आक्रामक हो गया, जब चीन के द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने का प्रयास किया गया और यहां से दलाई लामा निकलकर भारत के अंदर शरण लेने चले आए। उसी के बाद से भारत और चीन के बीच में संघर्ष अत्यधिक स्तर पर चलते चले गए। हालात ये निकले कि भारत और चीन के बीच के संघर्ष के दौर में भारत की बिना तैयारी के चलते चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया और एक बड़े हिस्से पर भारत पर कब्जा कर लिया गया। भारत की 1962 में हुई इस हार को हम हर बार याद करते हैं और वेल प्रिपेयर होने के लिए तैयारी करते हैं। साथियों, 1962 में एक बाउंड्री थी जिसे मैकमोहन रेखा के नाम पर जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में। उस मैकमोहन रेखा को लेकर के चीन द्वारा हाल ही के दिनों में बहुत ही अस्वीकार्यता का भाव दर्शाया गया है। कहा है कि हम उस जगह को मानते ही नहीं हैं कि भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। आज भी चीन यह कहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है। जिस प्रकार से उसने अक्साई चिन वाले क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है, उसी प्रकार से मैकमोहन रेखा को ना मानते हुए अरुणाचल प्रदेश पर वो अपना क्लेम करता रहता है। अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम करना चीन का इसलिए लाजमी है क्योंकि 1962 के दौर में उसे लगता है कि वो इस क्षेत्र को जीत गया था, पीछे वापस हटकर आया है। क्योंकि मैं जीतकर वापस हटकर आया हूं, इसलिए यह क्षेत्र मेरा हुआ। इस प्रकार से तो भारत का पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान हुआ, लेकिन इस तरह से दुनिया चलती नहीं है। और यही कारण है कि भारत अपने स्तर पर इस क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में अपनी तैयारियों को बहुत मजबूती से आगे लेकर बढ़ रहा है। हाल ही में हुई सेला टनल का उद्घाटन इसी विषय का एक जीता जागता प्रमाण है, जब भारत ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर बॉर्डर पर स्थित, बॉर्डर से मात्र 25 किलोमीटर पहले स्थित तवांग तक पहुंचने के लिए एक टनल का निर्माण 2019 में शुरू किया और 24 में पूरा कर दिया है, जो कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी टनल कही जा रही है। हाल ही में भारत द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अपनी स्थिति को मजबूत बताते हुए हजारों करोड़ की परियोजना का उद्घाटन भी यहां पर किया गया है। खैर, फिलहाल चीन के साथ में हमारी चर्चाएं क्यों हैं? चर्चाएं इसलिए हैं कि 2019 का विषय तो जैसे तैसे निकला, पुलवामा हमला हुआ और उसके बाद में भारत ने उसका बदला एयर स्ट्राइक के रूप में लिया। 2020 का समय, जब भारत और चीन के बीच में एक लंबे अंतराल के बाद 1975 के बाद 2020 लगभग 45 साल की शांति के बाद भारत और चीन के बीच एक बार फिर से झड़प हुई, जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ। गलवान वैली इंसिडेंट वो था जिस समय LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वह स्थिति जहां पर चीन के द्वारा अक्साई चिन के बाद भारत के क्षेत्र में एक सीमा मानी जाती हो, उस क्षेत्र के आसपास अपने द्वारा निर्माण कार्य करने शुरू किए गए हों। उन्हें रोकने के लिए गई भारतीय सेना के साथ चीनी सेना की झड़प जून 2020 में होती है, जिसमें 20 के आसपास भारतीय सैनिक शहीद होते हैं। चाइना के भी लगभग 38 सैनिक शहीद बताए जाते हैं, लेकिन चीन के द्वारा मात्र ऑफिशियल लेवल पर केवल 4 ही सैनिकों की मौत होने की खबर को पब्लिक किया जाता है। खैर, इन्हीं सभी के बीच में भारत और चीन के बीच की जो कटुता है वो 2020 में शिखर पर पहुंचती है। तब से लेकर 2024 आ चुका है। 2020 से 2024 के बीच में भारत और चीन 21 बार टेबल पर बैठकर यह चर्चा कर चुके हैं कि कैसे हम एक दूसरे से डिसएंगेज हों, दोनों कैसे LAC से दूर जाएं, लेकिन चीन और भारत के बीच में कॉमन पॉइंट को लेकर सहमति नहीं बन रही है। भारत और चीन निरंतर एक दूसरे के साथ डिसएंगेजमेंट की वार्ता तो कर रहे हैं, लेकिन चीन की हठधर्मिता के चलते ये वार्ताएं हर बार नागवारा गुजर रही हैं। यही कारण है कि भारत के द्वारा हाल ही में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब के द्वारा जो टोक्यो की यात्रा की गई, उसमें टोक्यो डायलॉग के अंदर आज से 3 दिन पहले इस बात को उठाया गया। भारत के विदेश मंत्री ने टोक्यो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपनी तरफ से इस बात को कहते हुए कहा कि 45 साल तक के बीच की जो हमारी शांति थी वो अब कहीं खो गई है। और उसके पीछे का इनका बड़ा तर्क था कि भारत ने 11वें नंबर की GDP से 5वें नंबर की GDP तक का सफर तय किया है, इसलिए जरूरी नहीं है कि जो देश हमें जैसे अब तक मानते आ रहे थे वो हमें वैसा ही माने। हो सकता है कि उनके और हमारे बीच में आने वाले समय में टसल्स और बढ़े। चीन हमारे लिए एक बेहतर सहयोगी नहीं है। उसके व्यवहार में आई हुई यह अस्थिरता जो
जो दर्शाती है कि भारत और चीन के बीच में जो रिटर्न एग्रीमेंट था, अगर कोई देश अपने रिटर्न एग्रीमेंट को ही तोड़ दे रहा है तो उस देश के ऊपर कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है। 2020 से भारत और चीन के रिश्ते सामान्य नहीं हैं, ऐसा जयशंकर साहब के द्वारा कहा गया। और इस बात के पीछे तर्क देते हुए कहा गया कि भारत चूंकि अब पहले वाला नहीं है, भारत अब बदल रहा है। ऐसी स्थिति में कोई देश अगर यह मानता है कि बदलते भारत के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो उसे यह भी समझना चाहिए कि वो उग्र होकर इस बात को ना कहे। भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना जानता है और यही कारण है कि भारत अपने द्वारा 10,000 सोल्जर्स को LAC पर भेज रहा है। बाय द वे, 10,000 सोल्जर्स का इस दौर में LAC पर भेजा जाना एक रूटीन कार्यक्रम है, क्योंकि भारत के द्वारा पहले भी इस बॉर्डर पर बड़ी संख्या में गलवान इंसिडेंट के बाद में सेना को भेजा गया है। हालांकि इस बात पर चीन हमसे नाराज होता है और वो कहता है कि 21 बार राउंड टेबल पर बैठकर हमने आपस में एक दूसरे के साथ चर्चाएं की हैं कि इस बात को कैसे डीएस्केलेट किया जाए। जब उसी से कोई समाधान नहीं निकला तो सेना भेजने से भी कोई समाधान नहीं निकलेगा। लेकिन भारत ने चीन के बहकावे में ना आते हुए पहले से ही भारत और चीन के बीच में LAC पर जो 532 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है उस पर 2021 से लेकर अब तक 50,000 से ज्यादा सैनिकों की ऑलरेडी तैनाती की हुई है, ताकि 1962 में जो हमसे गलती हुई थी कि हम विश्वास में रह गए थे कि चीन हम पर चढ़ाई नहीं करेगा, हम उस विश्वास में दोबारा ना चले जाएं। पता चले कि एक बार फिर से हम इस दौर में जी रहे हो कि भारत और चीन तो बहुत अच्छे से वार्ता में बिजी हैं, गलवान इंसिडेंट के बाद एक दूसरे को पीछे हटाने की वार्ता में बिजी हैं, लेकिन इसी बीच में चीन फिर से हिमाकत करके भारत पर अपनी तरफ से चढ़ाई कर दे। इसी को ध्यान में रखते हुए 2021 से भारतीय सेनाएं यहां पर भेजी जाती रही हैं और अभी उसी क्रम में हमने 10,000 सैनिकों को और भेजा है। आप ये सुर्खी 2021 की देख रहे हैं, जिसमें भारत के द्वारा 50,000 सैनिकों को इंक्लूडिंग फाइटर जेट्स हमने LAC पर तैनात करने के लिए भेजा था। और यही कारण है कि भारत अपनी किसी भी बात पर चीन से दबकर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अब चीन के साथ हमारी बातें सीधे आंख में आंखें डालकर हो रही हैं कि यदि आपको टेंशन मिटानी है तो टेबल पर बैठकर मिटाई जाएंगी। आपकी